दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी लव स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए इस भाग की कहानी सुनते हैं। ईशानी, काश बेवफाई की जगह तुमने मेरी जान ले ली होती, तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। पर तुमने तो मेरी पीठ पर वो खंजर मारा है कि जिसे मैं दुनिया वालों को बता भी नहीं सकता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उस दिन के बाद ईशानी और दीपांकर बेशक एक छत के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन दो अजनबी बनकर, क्योंकि ईशानी इतना तो समझ गई थी कि दीपांकर उससे कोई बात नहीं करना चाहता है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और प्रभाकर सुधा जी के साथ अपनी नानी को छोड़ने के लिए उनके गांव चला जाता है। घर पर सिर्फ दीपांकर और ईशानी थे। ईशानी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि वो दीपांकर को समझा सके कि उसका और प्रभाकर का कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन दीपांकर ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। ईशानी को इस बात का इतना दुख होता है कि वो कॉलेज जाना भी छोड़ देती है। दिन भर वो कमरे में बंद बस रोती रहती थी, या फिर भगवान से प्रार्थना करती कि या तो सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक हो जाए, या फिर भगवान उसे अपने पास बुला ले, क्योंकि जिससे उसने मोहब्बत की थी वही आज उसे ऐसी बातें सुना रहा था जिन बातों को सुनकर उसका कलेजा छलनी हो जाता है। दीपांकर वैसे भी लेट नाइट घर आता, और जब घर आता भी तो वो फोन पर किसी से बात करता रहता। और फिर एक दिन दीपांकर के साथ में एक लड़की उसके घर आती है जिसका नाम रूबी था। दीपांकर और रूबी कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बैठे एक दूसरे से बातें करते हैं, और फिर दीपांकर उसे अपने स्टडी रूम में ले जाता है। ईशानी को पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि दीपांकर चाहे उससे कितनी भी कड़वी बातें कह ले, लेकिन उसका किसी लड़की के साथ अफेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता। करीब 2 घंटे के बाद जब रूबी और दीपांकर स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं, तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। दीपांकर जब देखता है कि ईशानी उसी की तरफ देख रही है, तो वो रूबी के कंधे पर हाथ रख लेता है और कहता है, रूबी, कल शाम मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। उस दिन के बाद अक्सर रूबी उसके साथ उसके घर आ जाती थी, और कुछ घंटे बिताने के बाद वो चली जाती थी। ईशानी ये सब चुपचाप देख रही थी। एक दिन जब संडे वाले दिन रूबी उसके घर आती है, उस समय वो ड्राइंग रूम में होती है। रूबी जब दीपांकर के बारे में पूछती है, तो ईशानी रूबी का हाथ पकड़कर उसे अपने बेडरूम में ले आती है और दीपांकर से कहती है, आप लोग आराम से यहीं बैठकर बातें करें, मैं गार्डन में हूँ। इतना कहते हुए वो बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। दीपांकर को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। वो अपने मन में कहता है, ईशानी, जानता हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तो तुम्हारी मोहब्बत हूँ और ना ही तुम्हारे मन में इस बात को लेकर जलन हो रही है कि मैं किसी लड़की के साथ तुम्हारे बेडरूम में हूँ। थोड़ी देर बाद वो रूबी के साथ बाहर आ जाता है। रूबी को वो बाहर तक छोड़कर जैसे ही अपने कमरे में आता है, तो ईशानी कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें रूबी के साथ देखकर मुझे जलन होगी और मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी गिड़गिड़ाऊंगी कि तुम ऐसा मत करो? तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम एक या 10 लड़कियां ले आओ और 10 लड़कियों के साथ पूरी रात बिताओ, फिर भी तुम मेरे एतबार को चोट नहीं पहुंचा सकते। मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। तुम्हारी आंखों में मैंने वफा भी देखी थी, एतबार भी देखा था, इसलिए तुमसे मोहब्बत की थी। और मेरी मोहब्बत इतनी भी कमजोर नहीं कि एक रूबी को देखकर मेरा विश्वास टूट जाए।
इसलिए प्लीज मुझे दर्द देने और मुझे जलाने के लिए ऐसी हरकतें करना छोड़ दो, क्योंकि ये सब दीपांकर सिंह को सूट नहीं करता। और हाँ, एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे दुनिया का हर दर्द दे सकते हो, लेकिन कभी सौतन का दर्द तुम मुझे नहीं दोगे। ईशानी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई थी और दीपांकर बस उसे जाते हुए देख रहा था। सच भी तो यही था, वो ईशानी को तोड़ना चाहता था। उसका रूबी के साथ कोई अफेयर तो था ही नहीं। वो चाहता था कि ईशानी उससे लड़े झगड़े और शिकायत करे कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और तब वो अपने दिल की कड़वाहट उसके सामने निकाले और उसे बताए कि जैसे उसने मेरे साथ बेवफाई की है, अब वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ बेवफाई करूंगा। परेशानी का विश्वास देखकर उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर उस दिन के बाद वो रूबी को कभी अपने घर नहीं लाया। घंटों फोन पर बात करने का सिलसिला भी खत्म हो गया था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और देखते ही देखते उन दोनों की शादी को पूरे 20 दिन हो गए थे। इन 20 दिनों में दीपांकर ने ईशानी से कोई भी बात नहीं की थी। परेशानी ने उससे बात करना नहीं छोड़ा था। किसी ना किसी बहाने से दीपांकर से वो बात करती और उसकी हर छोटी चीज का ख्याल रखती। एक शाम रात के 10 बज रहे थे और जब दीपांकर घर वापस नहीं आया, तो ईशानी ये सोचकर लेट जाती है कि शायद दीपांकर आज कोई इमरजेंसी केस में है और उसे आने में टाइम लग जाएगा। इसलिए वो बिना डिनर किए ही अपने कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। पूरे घर में कोई भी नहीं था, इसलिए वो दरवाजे को ऐसे ही बंद कर लेती है, पर लॉक नहीं करती। कमरे में अंधेरा था और नाइट बल्ब चल रहा था। तभी वहां दीपांकर आ जाता है और वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। उधर ईशानी का पैर बाथरूम में फिसल जाता है, जिस वजह से उसके कपड़े भीग जाते हैं। वो ये सोचकर टॉवेल लपेट कर ही बाहर आ जाती है कि आज घर में तो कोई नहीं है, इसलिए वो टॉवेल पहनकर बाहर जा सकती है। वो जैसे ही बाहर आती है, तो दीपांकर को बेड पर बैठा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे दीपांकर के सामने बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाने की कोशिश करती है कि तभी अचानक टेबल में लगी एक छोटी सी कील से उलझकर टॉवेल खुल जाती है। दीपांकर को लगता है कि ईशानी ने जानबूझकर उसे अपने पास बुलाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए वो फौरन बेड से उठ जाता है और आंखों में गुस्से के अंगारे लिए हुए उसके पास जाकर कहता है, मीठी मीठी बातों से मुझे काबू नहीं कर पाई, तो ऐसी हरकतें करके मुझे अपने पास बुलाना चाहती हो। मुझे तो लगता था कि तुम एक भोली भाली मासूम सी लड़की हो, पर नहीं जानता था कि तुम्हें मर्दों को रिझाने के दांव पेच भी आते हैं। पर अफसोस, तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को देखकर भी मेरे जज्बातों ने शोर नहीं मचाया। दीपांकर की बातें ईशानी के दिल पर आज नस्तर की तरह चुभ रही थीं। उसका मन कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखों से आंसू तो बहने ही लगे थे, साथ ही उसका शरीर भी पूरी तरह से कांप रहा था। दीपांकर ने उसकी तरफ से नजरें फेर लीं और लाइट ऑफ करके बेड पर जाकर लेट गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लेती है। आज से पहले उसे कभी भी दीपांकर की बातें इतनी बुरी नहीं लगी थीं, जितनी आज लगी थीं। उस दिन के बाद वो चुपचाप सी रहने लगी थी। समय बीत रहा था और उन दोनों की शादी को 1 महीने हो गए थे। इस 1 महीने में उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था और देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। वो कॉलेज भी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कॉलेज जाएगी तो प्रभाकर भी उसके साथ कॉलेज जाएगा और तब तो दीपांकर को और भी ज्यादा उस पर शक होगा।
वो बस किसी तरह से दीपांकर के मन से शक मिटाना चाहती थी और इसके लिए उसने हर संभव कोशिश करके देख लिया था। लेकिन दीपांकर के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। एक शाम जब सुधा जी प्रभाकर के साथ घर वापस आई तो उस समय दीपांकर घर से बाहर जा रहा था। प्रभाकर जैसे ही ईशानी को देखता है तो भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, ईशानी, ये तुमने क्या हाल बना लिया है? तभी सुधा जी दीपांकर से पूछती हैं, दीपांकर, क्या ईशानी की तबीयत खराब है? दीपांकर टोंट भरे अंदाज में कहता है, हाँ मम्मी, अभी तक तो इसकी तबीयत बहुत खराब थी, पर अब देखना कैसे रातों रात इसकी तबीयत हरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुधा जी और प्रभाकर तो उसकी बातों का मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन ईशानी अच्छी तरह से उसकी बातों का मतलब समझ गई थी। फिर भी वो बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है, मम्मी, आप लोग थक गए होंगे, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुधा जी दीपांकर से फिर एक बार पूछती हैं कि ईशानी को क्या हुआ है। तब दीपांकर प्रभाकर की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मी, प्रभाकर को पता होगा, वो उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, इसलिए उससे ही पूछ लीजिए। मुझे इमरजेंसी केस के लिए बाहर जाना है। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। प्रभाकर किचन में मुस्कुराते हुए आता है और जैसे ही ईशानी के पास खड़ा होता है तो ईशानी उससे 4 कदम पीछे हटते हुए कहती है, प्रभाकर, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ला रही हूँ। यार, ये कौन सी बात हुई? इतने दिनों बाद मिल रही हो और वो भी इतनी फॉर्मेलिटी वाली बातें कर रही हो। अच्छा, मुझसे नाराज हो इसलिए मेरे साथ ऐसी बातें कर रही हो? वो किचन की स्लैब पर बैठते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी ईशानी को मनाना आता है। प्रभाकर, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो दीपांकर आपसे पूरे 9 साल छोटे हैं और मैं अब उनकी वाइफ हूँ। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जैसे दीपांकर को भैया बोलते हो वैसे ही मुझे भी भाभी बुलाया करो। वो ईशानी के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत सच में खराब हो गई है। ईशानी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ईशानी उसका हाथ झटकते हुए कहती है, प्रभाकर, दूर से बात किया करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जिसका तुम बात बात पर हाथ पकड़ते रहते हो। ईशानी, यार, ये क्या मजाक है? मजाक ये नहीं, वो था जिसमें हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते थे। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं अब किसी की पत्नी बन गई हूँ, इसलिए प्लीज अगर मुझसे बात करनी है तो एक दूरी बनाकर रखा करो। ईशानी, तुम्हारी सोच इतनी दकियानुसी कब से हो गई? और तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो भला दोस्त से कोई ऐसी बात कैसे करता है? ईशानी उससे नजरें फेर लेती है और कहती है, तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे तेवर हो, इसलिए तुम्हें मुझे भाभी कहकर बुलाना चाहिए। इतना कहते हुए वो चाय के कप को ट्रे में रखते हुए कहती है, प्रभाकर, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब रिश्ते मर्यादा में रहकर निभाए जाएं। ईशानी तो वहां से चली जाती है, लेकिन प्रभाकर स्टैचू बना वहीं खड़ा रहता है। वो अपने आप से कहता है, ईशानी, तुम्हारी सोच कभी इतनी संकीर्ण नहीं थी, तुम एक साफ खुले विचारों की लड़की थी। मैंने कभी रिश्तों को कलंकित करने की कोशिश नहीं की और ना कभी करूंगा, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पकड़ने से तुम्हारा रिश्ता कलंकित हो रहा है तो मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्रभाकर ईशानी की बातों से बहुत हर्ट हुआ था, इसलिए वो सुधा जी के पास नहीं जाता है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। दीपांकर रात में जब घर वापस आता है तो घर में लगभग सभी लोग सो चुके थे। ईशानी डाइनिंग टेबल पर बैठी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा धीरे से खुलता है और दीपांकर जैसे ही घर में कदम रखता है तो ईशानी को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखकर वो कमरे में चला जाता है।
वो जल्दी से एक प्लेट में खाना सर्व करती है और तेज तेज कदमों से चलती हुई कमरे में आती है और खाना टेबल पर लगाती हुई कहती है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना यहीं ले आई हूँ। दीपांकर उसके पास आता है और बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहता है, 20 दिनों बाद अपने प्यार को सामने देखकर कैसा लग रहा है। वो उसकी नाजुक धड़कनों पर हाथ रखते हुए कहता है, ये दिल उसे देखकर धड़का तो जरूर होगा, ये सांसें उसकी सांसों से मिलकर महकी तो जरूर होंगी। कमबख्त इश्क होता ही ऐसा है, जिसे चाहे तो बस उसी को पाने की हसरत रखे। ईशानी कुछ कहने चलती है तो वो उसके होठों पर उंगली रख देता है और कहता है, कुछ मत कहो, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हारा दिल उसे पाने के लिए बहुत बेकरार हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा ही था, पर अब नहीं, क्योंकि अब जानता हूँ कि तुम बेवफा की मूरत थी, दिल लगाकर तोड़ देना तुम्हारी हसरत थी। इतना कहते हुए वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाओ, आज की रात तुम उसकी बाहों में, जो तुम्हारे दिल को सुकून देता हो। दीपांकर की बातें ईशानी के दिल को चकनाचूर कर देती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी वो आगे बढ़कर दीपांकर को अपनी बाहों में भर लेती है और रोते हुए कहती है, तुमने कहा था कि उसकी बाहों में जाओ, जो तुम्हें सुकून देता हो, तो लो, मैं आ गई तुम्हारी बाहों में, क्योंकि मुझे सुकून सिर्फ तुम्हारी बाहों में मिलता है और कहीं नहीं। ईशानी के इस कदम ने दीपांकर के दिल को पिघला दिया था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि ईशानी सिर्फ उसकी है। ईशानी अभी भी उसे अपनी बाहों में समेटे थी और उससे कह रही थी कि मेरा यकीन करो, अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी को पाने की ख्वाहिश नहीं की। ईशानी रो रही थी और उसके आंसुओं से दीपांकर की शर्ट भीग रही थी। दीपांकर अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में ईशानी के साथ गलत कर रहा हूँ। तभी उसे अपनी फर्स्ट नाइट याद आती है। प्रभाकर और ईशानी की बातें भी उसे याद आ जाती हैं और फिर जैसे ही वो बातें उसे याद आती हैं तो वो ईशानी को बहुत कसकर पीछे धकेल देता है और कहता है, अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। वो धीरे से अपने मन में कहती है, यकीन तो होगा एक दिन, पर शायद उस दिन हम ना होंगे। हमेशा की तरह आज की रात भी उन दोनों की करवटें बदलते हुए बीत रही थी। ईशानी हर दिन इस उम्मीद में उठती कि शायद आज दीपांकर की नाराजगी थोड़ा कम होगी, पर हर दिन के साथ ही उसकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और जब से प्रभाकर लौटा था, तब से और भी ज्यादा वो ईशानी को कड़वी बातें सुनाने लगा था। पहले तो दीपांकर बंद कमरे में ही ईशानी को जली कटी सुनाता था, पर जब से प्रभाकर आया था, तब से वो प्रभाकर को लेकर ईशानी पर और भी ज्यादा तंज मारता रहता। ईशानी सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। उधर प्रभाकर को इस बात से बहुत हैरानी हो रही थी कि अचानक ईशानी में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। वो ये भी फील करता है कि ईशानी के साथ साथ दीपांकर भी उससे सही से बात नहीं कर रहा है। ये बात तो सुधा जी ने भी नोटिस किया था, लेकिन वो ये बात सोचकर चुप थी कि शायद काम के प्रेशर की वजह से दीपांकर हम लोगों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहा है। लेकिन प्रभाकर के मन में ये बात बैठ गई थी कि जरूर ईशानी और दीपांकर के बीच में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों उससे भी बात नहीं कर रहे। वो जानता था कि ईशानी उसे कुछ भी नहीं बताएगी, इसलिए अगर उसे ईशानी से कुछ भी जानना है तो उसे झूठ बोलकर ही पता चल पाएगा। यही बात सोचकर एक दिन ईशानी जब अपने कमरे में उदास बैठी थी, तो प्रभाकर वहां गुस्से में जाता है और कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाओगी। हम दोनों तो दोस्त थे और एक दूसरे से ये प्रॉमिस भी किया था कि हम दोनों कभी किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे।
तो इतनी बड़ी सच्चाई तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? भाई ने तुम्हारे साथ और तुम भाई के साथ। इतना कहते कहते वो चुप हो गया। तो ईशानी उसकी बात सुनकर आश्चर्य से उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? ईशानी, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम्हें ऐसे उदास देखकर मैं चुप नहीं बैठा रहूंगा। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे उन सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज भगवान के लिए मुझे सच्चाई बताओ। तुम दोनों इतने दर्द में जी रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। प्रभाकर की बातें सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर प्रभाकर अब 100% श्योर हो गया था कि ईशानी की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो आगे बढ़कर ईशानी का हाथ थाम लेता है और कहता है, ईशानी प्लीज, भगवान के लिए अब कोई बात मुझसे मत छुपाना। वो रोते हुए कहती है, प्रभाकर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अब टूट गई हूँ। जीने की चाह खत्म हो रही है। मैं अब और ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। ईरानी, ये तुम क्या बोल रही हो? प्रभाकर, जिस प्यार को पाने के लिए मैंने मंदिरों में मन्नतें मांगी और भगवान से प्रार्थना की उस प्यार को मैं संभाल नहीं पाई, और सब कुछ मेरे हाथों से बिखर गया। क्या हुआ? क्या भाई किसी और के साथ? नहीं प्रभाकर, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसे सच्चाई बताने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करके उसे एक एक बात बताती है, जिसे सुनकर प्रभाकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़खड़ाते कदमों से वहीं सोफे पर बैठ जाता है और अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहता है, ईशानी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ? नहीं प्रभाकर, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकती। मेरा तुम्हारा रिश्ता कितना पवित्र है, ये सिर्फ मेरे भगवान और हम तुम जानते हैं। ईशानी उन पिक्चर्स को जब प्रभाकर को दिखाती है, तो प्रभाकर वो सारी पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखता है और फिर उस होटल वाली पिक्चर्स को देखते हुए उससे कहता है, ईशानी, ये पिक्चर्स तो उस समय की हैं जब आयशा ने हम लोगों को होटल के रूम में ये कहकर बुलाया था कि उसका बर्थडे है और उसके बहुत सारे दोस्त वहां आ रहे हैं। पर वहां उस दिन कोई भी नहीं आया था, और जब हम लोगों ने उससे पूछा कि उसने हम लोगों से झूठ क्यों बोला, तो वो हंसते हुए बोली थी, मैं तो तुम दोनों को अप्रैल फूल बना रही थी, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। और तुम मेरे गले इसलिए लग गई थी क्योंकि बेड पर कुछ कॉकरोच थे, और एक कॉकरोच तुम्हारे ऊपर चढ़ने भी लगा था। ईशानी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ प्रभाकर, तुम्हारी एक एक बात सच है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उस समय कमरे में तो कोई भी नहीं था, फिर हम दोनों की पिक्चर्स ली किसने? ईशानी कुछ सोचते हुए कहती है, प्रभाकर, कहीं कमरे में किसी ने? वो उन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखता है और फिर कहता है, हाँ ईशानी, कमरे में हिडन कैमरा था और ये पिक्चर्स हिडन कैमरा से ही ली गई हैं। तो इसका मतलब आयशा ने हम दोनों की पिक्चर्स लेने के लिए ये सारा जाल बिछाया था। प्रभाकर उस फोटो को अपने हाथों में मसलते हुए कहता है, इस आयशा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पिक्चर दिखाकर इसने मेरे भैया की लाइफ में जो तूफान मचाया है, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो कमरे से चला जाता है। प्रभाकर अच्छी तरह से जानता था कि आयशा उससे प्यार करती है, और उसे मेरी और ईशानी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हुई। इस वजह से उसने हम दोनों को बदनाम करने के लिए ये पिक्चर्स भाई के पास भेजी है। वो सीधा आयशा के घर जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आयशा, तुम तो मुझे भूल ही गई। ना कभी कॉल करती हो और ना ही घर आती हो। आयशा उसे अचानक अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है। तभी प्रभाकर कहता है, आयशा, एक समय था कि जब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और मैं तुम्हें आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ।
इसलिए अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या यही कि मैं श्वेता से प्यार करता हूँ और उससे एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ। तुम श्वेता से प्यार करते हो, ईशानी से नहीं। ईशानी की शादी तो मेरे भाई से हो गई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जिस दिन भैया की शादी हुई, उसी दिन भैया के फोन पर अनजान नंबर से कुछ फोटो आती हैं और इसमें मेरी और ईशानी की कुछ फोटो थी। फोटो भेजने वाले को लगा था कि मेरे भैया मुझे और ईशानी को गुनहगार समझेंगे और ईशानी को छोड़ देंगे। लेकिन यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ईशानी से बहुत प्यार करते हैं। इन पिक्चर्स को देखकर वो दोनों खूब हंस रहे थे और ईशानी हंसते हुए कह रही थी, पता नहीं किस बेवकूफ लड़की की ये सारी चालें नाकाम हो गईं। उसने सोचा होगा कि इन पिक्चर्स को भेजकर वो हम दोनों पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ा देगी। पर अफसोस, वो मुंह के बल गिर गई। बेचारी इडियट। प्रभाकर की बात सुनकर आयशा का चेहरा उतर गया था। तभी प्रभाकर तंज भरे शब्दों में कहता है, यार, कैसी कैसी लड़कियां होती हैं, अपने दिमाग का इलाज नहीं कराती और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हैं। ईशानी और भैया तो बहुत खुश हैं। वैसे आयशा, तुम्हें क्या लगता है कि भैया के पास ये फोटो भेजने वाला कौन होगा? या तो वो भैया से नफरत करता है या फिर ईशानी से। इतना तो तय है, किसी एक से नफरत करता है। इसीलिए वो उन दोनों की नाइट बर्बाद करना चाहता था। आयशा को ये जानकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी सारी चालें नाकाम हो गई थी। वो तो ईशानी से नफरत करती थी क्योंकि ईशानी के आने के बाद प्रभाकर उससे दूर हो गया था, जिस वजह से वो ईशानी से चिढ़ने लगी थी। और अब वो चाहती थी कि जैसे ईशानी की वजह से वो प्रभाकर से दूर हो गई, वैसे ही ईशानी भी अपने प्यार से दूर हो जाए। उससे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दीपांकर जैसा स्मार्ट टैलेंटेड एसपी उसका लाइफ पार्टनर बने। प्रभाकर वहां से चला गया था, लेकिन आयशा के दिल में खलबली और रातों की नींद हराम कर गया था। वो गुस्से से पानी का जग फर्श पर फेंकते हुए कहती है, तुमने, ईशानी, तुमने मेरा प्यार छीना है, तो प्यार मैं तुम्हारा भी छीनूंगी। तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वो अपने आप से कहती है, ये रिंग तो मेरे फोन की नहीं है, फिर किसका फोन बज रहा है? वो इधर उधर देखती है तो रिंग की आवाज टेबल के नीचे से आ रही थी। वो नीचे झुक कर देखती है तो नीचे फोन पड़ा था और फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। वो जल्दी से ही फोन उठाती है तो वॉलपेपर पर ईशानी और प्रभाकर की फोटो देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ईशानी, एक बार तुम्हारे पति ने तुम पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब जबकि ये पिक्चर्स तुम्हारी वो देखेंगे तो दोबारा तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। फोन में लॉक भी नहीं लगा था। इस बात से आयशा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो फ़ोन को नॉट रीचेबल पर लगा देती है और फ़ोन की गैलरी ओपन करती है। उसमें प्रभाकर और ईशानी की एक से एक ऐसी पिक्चर्स थी जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे तो लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर पिक्चर्स देखकर तो लग रहा है कि ये दोनों बहुत छुपे रुस्तम हैं, रिश्ते की आड़ में खूब रंगरलियां मना रहे हैं। वो खुद से कहती है, इससे पहले कि प्रभाकर अपना फोन लेने यहाँ आ जाए, उसे जल्दी से ये सारी पिक्चर्स अपने फोन में लेनी होंगी। वो फटाफट प्रभाकर के फोन से सारी पिक्चर्स अपने फोन में फॉरवर्ड कर लेती है और फोन को टेबल के नीचे डाल देती है और बहुत नजाकत भरे अंदाज में पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। करीब 15 मिनट के बाद प्रभाकर वहां दोबारा आता है और आयशा से कहता है, यार आयशा, मैं अपना फोन तो यही भूल गया। आयशा अनजान बनते हुए कहती है, नहीं, तुम्हारा तो फोन यहाँ नहीं है। अरे यार, यही है, तुम जरा अपने फोन से कॉल लगाओ। आयशा अपने फोन से कॉल लगाती है तो फोन नीचे पड़ा हुआ था।
प्रभाकर मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं कि फोन कब नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। प्रभाकर अपना फोन लेकर चला गया था। उधर आयशा इस बात से अनजान कि प्रभाकर का फोन उसके घर पर छूट जाना प्रभाकर की चाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करीब आधे घंटे के बाद आयशा वो सारी फोटो एक अनजान नंबर से दीपांकर को सेंड करती है और साथ में एक टेस्ट भी भेजती है कि आप जिसे दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, आपकी वही पत्नी आपके छोटे भाई प्रभाकर के साथ आपकी पीठ पीछे इश्क लड़ा रही है। दीपांकर आज कुछ ज्यादा ही बिजी था, इस वजह से वो फोटो नहीं देखता। और जब घर आकर वो सारी फोटो देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो फोन में ईशानी को उन सारी पिक्चर्स को दिखाते हुए कहता है, ईशानी, लो, तुम्हारी आशिकी के और भी सबूत आ गए। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि मेरी नज़र तुम्हें पहचानने में धोखा कैसे खा गई। कैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम मेरे भाई को पसंद करती हो। उस दिन सुधा जी एक पार्टी में गई थी, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि मम्मी आज घर पर नहीं है। इसलिए वो ईशानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए प्रभाकर के कमरे की तरफ ले जाने लगता है। ईशानी मिन्नतें करते हुए कहती है, दीपांकर रुको, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जहाँ तुम्हारी असली जगह है। ईशानी समझ जाती है कि वो उसे प्रभाकर के पास ले जा रहा है। ईशानी के सब्र का बांध टूट जाता है, इसलिए वो रोते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे दिल ने मुझे कभी नहीं चाहा था। अगर चाहा होता तो आज इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए यहाँ से लेकर नहीं जाते। कुछ मिनट में ही दीपांकर प्रभाकर के कमरे के सामने पहुंच गया था। उसने कसकर दरवाजे पर पैर मारा और प्रभाकर से बोला, ये लो तुम्हारी मोहर। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी प्रभाकर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, बस भैया, आप इस तरह से ईशानी को लेकर मेरे रूम में आए हैं, बस इतना ही काफी है। इसलिए आगे एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे भैया हैं, वो भैया जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके शक ने आपकी बीवी की जो हालत की है, उस हालत को जरा एक बार गौर से देखो, तो आपको खुद से नफरत होने लगेगी। ये शक नहीं बल्कि हकीकत है। इतना कहते कहते वो सारी पिक्चर्स प्रभाकर को दिखाने लगता है। तब प्रभाकर तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, उन पिक्चर्स को फोन पर नहीं, मेरे लैपटॉप पर देखिए। ये कहते हुए वो अपने लैपटॉप में वो ऐप ओपन करता है जहां उसने उन सारी फोटो को एडिट किया था। वो कहता है, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि उन पिक्चर्स को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सच्चाई को देख लोगे और ये भी समझ जाओगे कि आपको ये पिक्चर्स कौन सेंड कर रहा है। लेकिन ना तो आपकी आंखें खुली और ना ही आप सच्चाई जान पाए। दीपांकर उसे आश्चर्य से देखने लगा तो प्रभाकर कटाक्ष हंसी हंसते हुए बोला, लोग आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। शहर में आपका एक रुतबा है। लोग कहते हैं कि आप थाने में आए हुए मुजरिमों को देखकर समझ जाते हैं कि उसने क्राइम किया है या नहीं। फिर आप अपनी बीवी की आंखों में वफा क्यों नहीं देख पाए? कुछ फेक एडिट की हुई फोटो को देखकर आपके दिल की दीवारें क्यों टूट गईं? क्यों हम दोनों के हंसी मजाक की बातें सुनकर आपका भरोसा डगमगा गया? इतना कहते हुए उसकी आंखें भर आईं और वो बहुत दर्द भरे लहजे में बोला, आपने तो ईशानी पर नहीं, अपने सगे भाई पर भी शक कर लिया। वो भाई जो आपकी खुशी के लिए अपनी जान देने में भी पीछे ना हटे। फिर आपने उस पर क्यों शक किया कि वो आपकी बीवी के साथ? दीपांकर ने एक बार उन सारी फोटो को देखा तो उसका दिल कांप गया, क्योंकि सच में वो सारी फोटो एडिट की हुई थी और इस तरह से एडिट की हुई थी
कि उन्हें तो देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि ये फोटो बनाई गई हैं। फिर वो पुलिस वाला था, इतनी जरा सी बात उसे क्यों नहीं समझ में आई? क्या वो ईशानी पर शक करने में इतना खो गया कि सच्चाई को देख ही नहीं पाया? उसे अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दीपांकर ने अपने फोन से वो वाली फोटो भी निकाली जिसमें वो होटल के कमरे में बैठे हुए थे। उस फोटो को दिखाते हुए वो बोला कि ये सारी फोटो फेक हैं, पर ये फोटो तो फेक नहीं है। हाँ, ये फोटो फेक नहीं है। इस फोटो में हम लोग होटल के कमरे में बैठे हुए हैं, पर इतनी जरा सी बात पर आपने ये सोच लिया कि मेरा ईशानी के साथ, मैं तो उन शब्दों को बोल भी नहीं सकता, और आपने ये उम्मीद कर ली कि मैंने वो सब कुछ ईशानी के साथ किया है। सच्चाई क्या है? जाइए आयशा से पूछिए जाकर, क्योंकि अब मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि आपकी फर्स्ट नाइट के दिन जिस सीक्रेट की बात मैं कर रहा था, तो वो सीक्रेट यह था। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बिना आपके सपोर्ट के मैं इस सफ़र में अकेली हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए।